इन्होंने बताया कि अर्थ जो है वो हर ऑब्जेक्ट को, मतलब चाहे मून हो, चाहे सेब हो या कोई और ऑब्जेक्ट हो, सबको एक ही सेम ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ घसीटती है। यहाँ पे क्या होता है, पृथ्वी का मास बहुत ज्यादा होता है, तो वो क्या करता है, रिवॉल्व करता हुआ हमें नहीं दिख पाता है। लेकिन चंद्रमा का मास जो होता है वो पृथ्वी के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो फोर्स नहीं लगा रही है, पृथ्वी की तरफ वो घसीटने वाला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं काम कर रहा है काम, लेकिन पृथ्वी के कंपैरिजन में चंद्रमा कम फोर्स लगा पा रहा है। इसलिए वो जो है पृथ्वी रिवॉल्व होते हुए नहीं दिख रही आपको, लेकिन जो चंद्रमा है वो रिवॉल्व होते हुए आपको दिख रहा है। देखिए ये इस तरफ में फोर्स लग रहा है, तभी ये बॉल क्या कर रही, घूम रही है। आप कभी भी जब अपने घर में करके देखेंगे ना, जैसे ही आप ये जो लड़का पकड़े हुए डोरी को अगर ये थोड़ी सी ढील देता है, ठीक है, थोड़ी सी ढील देगा ना, तो क्या करेगा, बॉल जो है, जैसे बॉल ऐसे 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 मूव कर रही थी, बॉल अगर मान लीजिए यहाँ पे रुक गई, उसने हल्की सी ढील यहाँ इस पोजीशन पे दी, तो ये बॉल क्या होगी, इस डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक, अगर मान लीजिए बॉल यहाँ पे रुकी होती तो इस डायरेक्शन में चली जाती। मतलब बॉल क्या करेगी, फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से लगातार एक सीधी रेखा में चलती चली जाएगी, ठीक है, एक यूनिफॉर्म मोशन करती चली जाएगी। लेकिन अगर आप उसे अपनी तरफ घसीट के, मतलब एक सेंट्रीपिटल फोर्स जब तक उसके ऊपर काम करता रहेगा, वो क्या करती रहेगी, एक सर्कुलर पाथ पर मूव करती रहेगी। ठीक है, यही होता है कॉन्सेप्ट चांद और पृथ्वी के बीच में। हम लोग सब लोग जानते हैं कि एप्पल जो है वो गिरा, उन्होंने देखा, न्यूटन ने, उनका दिमाग में समझ में आ गया उन्हें तुरंत कि कैसे कोई चीज गिर रही है, तो पृथ्वी अट्रैक्ट कर रही है किसी चीज को, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये तो बेसिक है, सबको पता है कि सेब गिरता है। लेकिन आखिर उन्होंने इस कॉन्सेप्ट से, इस जरिए, मतलब सेब गिरते हुए देखकर, फिर उन्होंने सोचा क्या, उन्होंने कैसे सोचा कि मून कैसे अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, ये सारी चीजें समझ। तो उन्होंने बताया ये एफ जो है वो m1 m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एफ जो है वो d स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ये लिख भी दिया है कि दो सेंटर से लिया जाता है डिस्टेंस को, ठीक है, जो ज्वाइन करती है लाइन वही हमारी डी होती है, डिस्टेंस होती है। एफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल जी, प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू जरूर ऐड होती है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है। जी हो गया, और ये हो गया m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, एफ का होता है न्यूटन, एफ हमारा फोर्स होता है, ठीक है, न्यूटन होती है उसकी। डी क्या होता है, डी होता है, डी होती है दूरी, मीटर होता है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्या है, डी का स्क्वायर लिखा हुआ है तो मीटर स्क्वायर यूनिट भी अपॉन मास की एसआई यूनिट क्या होती है, हम सारी एसआई यूनिट रख रहे हैं। ओके, देखिए मास की होती है केजी, और दो बार मास लिखा हो ना m1 m2, तो मास का हो जाएगा केजी का स्क्वायर। देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ओके, तो यूनिट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला याद है, आप यूनिट निकाल लेना। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर जो है ग्रेविटेशन। ठीक है, आज कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ग्रेविटेशन पढ़ने वाले हैं। तो ग्रेविटेशन तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं आखिर ये इंटरेस्टिंग चैप्टर क्यों है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, ग्रेविटेशन को। देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया गया है ग्रेविटेशन में, उसकी डेफिनेशन दी गई है। देखिए डेफिनेशन क्या है हमारी, ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, तो वही हमारा क्या हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है, वही हमारा ग्रेविटेशन हो जाता है। आपको समझ में आ गया बेसिक के ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स में, उनके बीच में एक फोर्स लगेगा जिसे हम ग्रेविटेशन बोल देंगे। ओके, देखिए आखिर ग्रेविटेशन तो चलिए समझ गए, लेकिन अगर ग्रेविटेशन होता है, ये कैसे सोचा गया होगा, इजाद कैसे किया गया होगा, इन्वेंट कैसे किया गया होगा कि एक फोर्स होता है जो एक बॉडी दूसरी बॉडी पर लगाती है, दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर लगाती है, मतलब ऐसे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं। ये कैसे सोचा गया, तो देखिए सोचा कैसे गया, ये था न्यूटन का ऑब्जर्वेशन। न्यूटन ने इसे ऑब्जर्व किया था, न्यूटन ने इसे देखा था। देखिए न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन सॉ एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। ये तो हम लोगों को सबको पता है। न्यूटन ने क्या करा, न्यूटन ने देखा कि एप्पल जो है वो पेड़ से गिरकर जमीन की तरफ आ रहा है। ये तो आप सबको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या सोचा कि आखिर पृथ्वी किसी ना किसी फोर्स से, अर्थ जो है किसी ना किसी फोर्स से उस सेब को घसीट रही है ना अपनी तरफ, तभी तो वो जमीन की तरफ गिर रहा है। अगर वो उसको पृथ्वी अपने किसी फोर्स से ना घसीटती मान लीजिए, तो वो क्या जमीन की तरफ आता, वो आसमान की तरफ भी जा सकता था, वो दाएं जा सकता था, बाएं जा सकता था, लेकिन वो जमीन की तरफ ही क्यों आया, पृथ्वी ने उसे, इसका मतलब है घसीटा, खींचा किसी ना किसी फोर्स से। तो वो फोर्स हमारा कौन सा होता है, वो उन्होंने बोला कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाती है। ठीक है, तो यहाँ से तो उन्हें पता चल गया कि हाँ कोई ना कोई फोर्स है जो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ घसीट रहा है। ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि यार अगर ऐसा होता है कि हर चीज को पृथ्वी घसीट रही है, तो चंद्रमा, मून जो है वो भी तो पृथ्वी के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। देखिए जैसे ये चंद्रमा है तो ये भी तो पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रहा है, घूम रहा है, लगातार घूम रहा है। ऐसा क्यों, फिर पृथ्वी चंद्रमा को क्यों नहीं घसीट ले रही अपने तरफ, क्योंकि पृथ्वी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है ना, सबको अपनी तरफ ले लेती है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो इन्होंने फिर सोचा, आफ्टर केयरफुल थिंकिंग ही कंक्लूडेड दैट
द अर्थ अट्रैक्ट्स बोथ द एप्पल एंड द मून विद द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स। इन्होंने बताया कि अर्थ जो है वो हर ऑब्जेक्ट को, मतलब चाहे मून हो, चाहे सेब हो, या कोई और ऑब्जेक्ट हो, सबको एक ही सेम ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ घसीटती है। ठीक है, अपनी तरफ, ये तो हमें समझ में आ गया, सबको घसीट रही है। अब हमें ये जानना पड़ेगा कि चंद्रमा गिर क्यों नहीं रहा है पृथ्वी पर। सेब तो गिर जाता है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा क्यों नहीं गिर रहा है? तो चलिए इसके बारे में भी उन्होंने बताया हमें। देखिए क्या होता है कि जो चंद्रमा होता है ना, द एप्पल फॉल्स टू द अर्थ व्हाइल द मून डज नॉट फॉल बिकॉज इट हैज अ हाई टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या होता है? हाई टेंजेंशियल वेलोसिटी। पहले देखिए, इसको पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये जो चंद्रमा है ये इसके चारों तरफ घूम रहा है। ठीक, हमने आपसे बताया, पहली डेफिनेशन में हमने आपसे बताया कि दोनों बॉडीज जो हैं वो, जैसे पृथ्वी है, अर्थ है ये, तो अर्थ जो है वो मून के ऊपर फोर्स लगाएगी। ठीक, कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक, और ये जो मून है वो भी तो अर्थ के ऊपर फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाएगा ना, क्योंकि हमने कहा दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं। ठीक, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, ठीक है, जितनी भी चीजें हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं। तो अगर इन दोनों के केस में देखेंगे तो ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, है ना? ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, पृथ्वी का मास बहुत ज्यादा होता है, तो वो क्या करता है, रिवॉल्व करता हुआ हमें नहीं दिख पाता है। लेकिन चंद्रमा का मास जो होता है वो पृथ्वी के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो फोर्स नहीं लगा रही है पृथ्वी की तरफ, वो घसीटने वाला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं काम कर रहा है, कर रहा है काम, लेकिन पृथ्वी के कंपैरिजन में चंद्रमा कम फोर्स लगा पा रहा है, इसलिए वो जो है पृथ्वी रिवॉल्व होते हुए नहीं दिख रही आपको, लेकिन जो चंद्रमा है वो रिवॉल्व होते हुए आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो पृथ्वी लगाता है ना फोर्स इसकी तरफ, मून की तरफ, वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो वही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स में। ठीक है, अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, इसे भी अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। अभी हम आपको थ्योरी भी पढ़ के बता देंगे, पहले आप जरा ये समझ लीजिए, हमने कहा सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता है, बस ये किसी ना किसी फोर्स के कन्वर्जन से बन जाता है, मतलब ठीक है, कोई फोर्स लग रहा होगा, उसी से ये नया फोर्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जैसे ये लड़का है, ठीक है, आप यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स समझने की कोशिश करिए क्या होता है। ठीक है, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जैसे ये लड़का है, उसने एक रस्सी से एक बॉल को क्या है, बांध लिया हुआ है। ठीक है, और वो उसे ऐसे करके रिवॉल्व कर रहा है, पूरे ऐसे चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। ये एग्जांपल आप घर पे भी करके देख सकते हो। ठीक है, आपको एकदम सेम यही रिजल्ट मिलेगा। देखिए, ये लड़के ने एक डोरी से इस बॉल को बांधा और रिवॉल्व करना शुरू कर दिया। ओके, देखिए यहाँ पे ये लड़का क्या है, बॉल को अपनी तरफ खींच रहा है, एक फोर्स लगा रहा है अपनी ओर, इस डायरेक्शन में अपनी तरफ एक फोर्स लगा रहा है, तो जिसकी वजह से क्या है, ये बॉल जो है ऐसे 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 घूम रही है। ठीक है, ऐसे क्या कर रही है, घूम रही है। ठीक, तो ये जो फोर्स है, यही हमारा कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स में। ठीक, यही फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए ये इस तरफ में फोर्स लग रहा है, तभी ये बॉल क्या कर रही, घूम रही है। आप कभी भी जब अपने घर में करके देखेंगे ना, जैसे ही आप ये जो लड़का पकड़े हुए डोरी को अगर ये थोड़ी सी ढील देता है, ठीक है, थोड़ी सी ढील देगा ना, तो क्या करेगा, बॉल जो है, जैसे बॉल ऐसे 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 मूव कर रही थी, बॉल अगर मान लीजिए यहाँ पे रुक गई, उसने हल्की सी ढील यहाँ इस पोजीशन पे दी, तो ये बॉल क्या होगी, इस डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक, अगर मान लीजिए बॉल यहाँ पे रुकी होती तो इस डायरेक्शन में चली जाती, मतलब बॉल क्या करेगी, फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से लगातार एक सीधी रेखा में चलती चली जाएगी। ठीक है, एक यूनिफॉर्म मोशन करती चली जाएगी। लेकिन अगर आप उसे अपनी तरफ घसीट के, मतलब एक सेंट्रीपिटल फोर्स जब तक उसके ऊपर काम करता रहेगा, वो क्या करती रहेगी, एक सर्कुलर पाथ पर मूव करती रहेगी। ठीक है, यही होता है कॉन्सेप्ट चांद और पृथ्वी के बीच में, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में। ठीक है, चंद्रमा क्या करता रहे, पृथ्वी जो है चंद्रमा की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से वो पूरा रिवॉल्व करता रहता है, लगातार घूमता रहता है। ठीक है, तो चलिए आपको समझ में आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। आगे और टॉपिक्स पढ़ेंगे हम और समझेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। अभी ये मैंने आपको सिर्फ मोटे मोटे तौर पर समझा दिया है कि मतलब
हम आगे जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, अगर हम पहले समझ लेंगे कि ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, तो हमें ज्यादा इजी हो जाता है। इसलिए ये आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सिर्फ हमने आपको समझाया है। अभी हमारा जब टॉपिक शुरू होगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक, आपको समझ में आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? चलिए, सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में आ गया। ये सारी थ्योरी जो हमने आपको समझाई ना, ये सारी वही लिखी हुई है कि न्यूटन आल्सो एक्सप्लेन दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ये हमने हिंदी में लिख दिया है, आप सब पढ़ लेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप समझ गए ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन में हम पढ़ते हैं कि प्लैनेट्स कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, मून जो है अर्थ के चारों ओर कैसे रिवॉल्व कर रही है, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें मेनली यही सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जो किसने सोचा था? न्यूटन ने। और सोचा कैसे था? उन्होंने जब देखा था एप्पल को गिरते हुए। ठीक है, हम लोग सब लोग जानते हैं कि एप्पल जो है वो गिरा, उन्होंने देखा, न्यूटन ने, उनका दिमाग में समझ में आ गया उन्हें तुरंत कि कैसे कोई चीज गिर रही है, गिर रही तो पृथ्वी अट्रैक्ट कर रही है किसी चीज को, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये तो बेसिक है, सबको पता है कि सेब गिरता है। लेकिन आखिर उन्होंने इस कॉन्सेप्ट से, इस जरिए, मतलब सेब गिरते हुए देखकर, फिर उन्होंने सोचा क्या, उन्होंने कैसे सोचा कि मून कैसे अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, ये सारी चीजें समझी। ठीक है, चलिए अपना चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वो तो बेसिक था, हमने आपको बता दिया। आप ग्रेविटेशन में पढ़ने क्या वाले हो, समझना क्या है हमें ग्रेविटेशन में। ठीक, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक को। ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जब ये सारी चीजें न्यूटन ने देखी तो फिर लॉ देना तो जरूरी है ना। हम लोग सब तो सोच समझ पाएंगे नहीं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। ठीक है, सब चीजें नहीं समझ सकते हम। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू में चीजें होनी चाहिए, कुछ फॉर्मूले होने चाहिए, ताकि हम उन्हें कैलकुलेट कर सकें किसी भी चीज को इजिली। ठीक है, उसके लिए न्यूटन ने पूरा सॉल्व वॉल्व करके खूब दिमाग लगाकर न्यूटन सर ने हम लोगों को फॉर्मूला दे दिया। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। एवरी ऑब्जेक्ट in the universe attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses। जैसे देखिए, ये अर्थ है हमारी और ये हमारा है मून। दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। हमने आपको बताया, जी हाँ बिल्कुल, यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसने इसका मास हमने m1 ले रखा है और इसका मास हमने m2 ले रखा है। ठीक है, दो फोर्सेस। तो ये क्या कह रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा है, फोर्स काम कर रहा है, मतलब F जो है वो प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। फोर्स जो होगा वो किसके मासेस m1 और m2 के प्रोपोर्शनल होगा। जब भी आपसे कहे प्रोपोर्शनल, यहाँ पे क्या कहा है, देयर मासेस which is proportional to the product of their masses। तो फोर्स जो होगा वो मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से उन्होंने बताया ये चीज, एक उन्होंने ये चीज सॉल्व करके बताई। दूसरी चीज देखिए क्या कह रहा है आगे हमसे, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन देम। और क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ है स्क्वायर, यही जो फोर्स है हमारा। अगर प्रोपोर्शनल कह रहा है तो हम डायरेक्ट रिलेशन बता रहे हैं, अगर हमसे कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो हम इनवर्स कर देंगे। और किसके, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के, डिस्टेंस क्या दी हुई है, d, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। देखिए बोल रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन देम। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के, d के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, ये हो जाता है। इन्होंने सेकंड बात ये बताई। ठीक, अब देखिए ये जो डिस्टेंस है, एक बात याद रखिएगा, डिस्टेंस जो है किसी भी ऑब्जेक्ट, जो भी आप ऑब्जेक्ट ले रहे हैं ना, उसके मिड पॉइंट से ली जाएगी, उसके सेंटर से ली जाएगी। देखिए ये सेंटर से ये सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, ये पूरी डी। ठीक है, ये याद रखिएगा, सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हमेशा लेना है हमें कैलकुलेट करते समय। जैसे ये फॉर्मूला रखे अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो फिर उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हम सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस लें। ठीक है, तो उन्होंने बताया ये F जो है वो m1 m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, F जो है वो d स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट। ये लिख भी दिया है कि दो सेंटर से लिया जाता है डिस्टेंस को। ठीक है, जो ज्वाइन करती है लाइन वही हमारी d होती है, डिस्टेंस होती है। ठीक, यही हमारा क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स था। तो उन्होंने बताया, अभी हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, आप हिंदी में देख लीजिए। यहाँ पे हिंदी में लिखा है, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु हर दूसरी वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, समानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा करके, रिवर्स करके। ठीक, ये बल उन दोनों वस्तुओं के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा
पर कार्य करता है, ठीक है। दोनों केंद्र से केंद्र हम डिस्टेंस लेते हैं इसमें, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया, इनका हमने बताया, इन्होंने पूरा फॉर्मूला क्या प्रूफ किया वो तो हम लोग कर ले प्रूफ। देखिए F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 इन्होंने बताया, ठीक है। न्यूटन सर ने F इज प्रोपोर्शनल टू 1/d² बताया, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और d² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। अब जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं ना, कांस्टेंट यहाँ पे क्या लिया जाएगा, g लिया जाएगा। F इज इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल G, प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू जरूर ऐड होती है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है। G हो गया और ये हो गया m1 m2 अपॉन d², ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ये फॉर्मूला प्रूव किया, ओके। तो यहाँ पे G क्या है हमारा, देखिए आगे हमने आपको बताया हुआ है यहाँ पे G क्या है आपका। G तो हम अभी देखते हैं, पहले देख लीजिए m1 क्या है, मास ऑफ A इन kg। यहाँ पे बॉडीज जो हमारी थी अर्थ था, A का मतलब क्या है, यहाँ पे A है हमारा जो ऑब्जेक्ट लिया हुआ है वो है अर्थ, और B ऑब्जेक्ट हमने कौन सा लिया है, मून। तो यहाँ पे A जो है वो अर्थ का मास रिप्रेजेंट कर रहा है, B जो है वो मून का। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका मास हो जाएगा, हमें इससे क्या मतलब कि कौन ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें तो मतलब है कि मास m1 m2 हमें लेना है। तो मास m1 कुछ भी हो बॉडी उसका मास ले लेंगे, दूसरी बॉडी कुछ भी हो उसका मास ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, m2 क्या है, मास ऑफ B इन kg। kg में मास रखना है, यूनिट हमेशा याद रखनी है, यूनिट हम कैसी लेते हैं, SI यूनिट लेते हैं, ठीक है। आगे क्लासेस में हम और भी यूनिट्स के बारे में प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, फिलहाल आप SI यूनिट्स में ही लीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। D क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। हमेशा याद रखना है दोनों ऑब्जेक्ट्स में सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस लेनी है आपको, ओके। G क्या है, G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट है, ये तो हमें पता है क्योंकि हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो कांस्टेंट तो आएगा ही, लेकिन ये कौन सा कांस्टेंट है, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल क्यों है, क्योंकि ये पृथ्वी पर या कहीं भी स्पेस में, मून में, सब जगह पे G की वैल्यू जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हर जगह सेम होती है, इसीलिए इसे बोल दिया गया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके। चलिए अब देख लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो G की वैल्यू होती है, आपको याद रखनी है, G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। वैल्यू तो आपको याद रखनी है, आप याद रखिए 6.67 इंटू 10⁻11। लेकिन ये जो यूनिट है वो तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, और अगर फॉर्मूला पता है तो किसी भी चीज की यूनिट निकल सकती है आसानी से। तो F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन d², ओके। देखिए अब हमें G की यूनिट निकालनी है ना, तो G को आप एक साइड रखिए, G को हमने इधर ही रहने दिया। अब देखिए F और D देखिए ऊपर आ जाएगा, कोई भी चीज नीचे होती है तो ऊपर आ जाएगी ना, F d² मल्टीप्लाई में अपॉन m1 m2 क्या है यहाँ पे, m1 m2 यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, m1 m2। देखिए G इधर बचा है, हमने इधर लिख दिया है क्योंकि हमें G की वैल्यू निकालनी थी, ठीक। G हमने लिख दिया। अब देखिए अगर हम आपसे पूछे F की यूनिट क्या होती है, हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले, सब ये जो सारे टर्म्स है ना वो सारे आप पहले पढ़ चुके हो, उससे मिलाकर अब दूसरा एक नया टर्म आया है तो इसमें और दूसरी चीज जानेंगे, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे हमें कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा ही मिलेगा और हमें जानना भी पड़ेगा, ठीक है। तो F का होता है न्यूटन, F हमारा फोर्स होता है, ठीक है, न्यूटन होती है उसकी। D क्या होता है, D होती है दूरी, मीटर होता है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्या है D का स्क्वायर लिखा हुआ है तो मीटर स्क्वायर यूनिट भी अपॉन मास की SI यूनिट क्या होती है, हम सारी SI यूनिट रख रहे हैं, ओके। देखिए मास की होती है kg और 2 बार मास लिखा हो ना m1 m2 तो मास का हो जाएगा kg का स्क्वायर। देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg², ओके। तो यूनिट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला याद है, आप यूनिट निकाल लेना, जैसे जैसे आपको आदत बन जाएगी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। चलिए तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है। F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r², ओके। और फिर उसकी यूनिट हमने कैसे निकाली। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।